मैं प्रदीप कुशवाहा लक्ष्य अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम जो अपनी क्वेश्चन आंसर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें अब जो है गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे थे, उसमें हम दूसरा क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह आपका सुगौली की संधि हुई थी। तो जैसा कि हमने देखा था कि सुगौली की जो संधि है, क्या आप जानते हैं कि जो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, और उस युद्ध के बाद जो है जब नेपाल के शासक अमर सिंह थापा की पराजय हो गई तो अमर सिंह थापा ने जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है एक समझौता कर लिया, और यह समझौता हुआ था आपका 1815 में। हालांकि जो समझौते की जो पुष्टि हुई है या अनुमोदन जो हुआ है वो 1816 में हुआ है, लेकिन जो समझौता हुआ था वह 1815 में हुआ था। तो आपको ये याद रखना होगा, अगर बाई चांस ये पूछा कि सुगौली की संधि का अनुमोदन कब हुआ तो आप बताएंगे कि जो सुगौली की संधि है जो इसका अनुमोदन हुआ था वो 1816 में हुआ, लेकिन जो संधि हुई है वो 1815 में। और किस नेपाली शासक ने यह समझौता किया है, तो यह समझौता किया था अमर सिंह थापा ने। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो मिसमैच है। तो इसमें देखते हैं कि पहला जो है हेक्टर मुनरो, और यहाँ दिया है बक्सर का युद्ध, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हेक्टर मुनरो है उन्होंने ही जो है आपका बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था। तो जो पहला जो सम्मेलन है वो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा अगर देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, तो जो पहला आंग्ल नेपाल युद्ध था 1814 से लेकर 1816 तक चला था, तो उसका उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स से थे ही थे, और इसी में जो है आपका सुगौली की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ था। तो ये भी आपका सही है। तीसरा आपका दिया है लॉर्ड वेलेजली, जिनके समय में दिया है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। जैसा कि आप चतुर्थ युद्ध जानते हैं 1799 के आसपास में जो है आपका चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जबकि जो लॉर्ड वेलेजली है इनका जो कार्यकाल है वो आपका 1798 से लेकर 1805 तक। तो जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जो कि लॉर्ड वेलेजली तथा टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था, और इस युद्ध के बाद जो है आपका जो टीपू सुल्तान है वो निर्णायक रूप से पराजित हो जाते हैं और श्रीरंगपट्टनम के किले के सामने के दुर्ग के सामने जो है लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है मैसूर में जो हैदर अली द्वारा जो स्थापित राजवंश था वो समाप्त हो जाता है। तो ये आपका तीसरे जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है वो आपका वेलेजली के समय ही हुआ था। चौथा आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दिया हुआ है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो 1817-18 के आसपास में हुआ था, और जिस समय यह युद्ध हुआ था उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। जो आपका चौथा जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल गलत है, मतलब ये मिसमैच है। इसीलिए जो क्वेश्चन 17 है जिसमें पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है जिन्होंने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था जो 1790 से लेकर आपका 1792 के आसपास में चला था, तो जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वह आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लड़ा है, जबकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है जो एक तरह से निर्णायक युद्ध था मराठों और अंग्रेजों के बीच में। तो यह युद्ध के समय जो गवर्नर थे वो आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो जो इसमें राइट जो आंसर होगा वह आपका चौथा होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो संबंधित है वो आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बता दिया है कि इसका जो संबंध है वो आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था। तो यहाँ पे 4 नाम दिया गया है, जनरल हेनरी प्रेडगास्ट, कैप्टन स्लीमैन, अलेक्जेंडर बर्न्स, कैप्टन रॉबर्ट्स, पेम्बरटन। तो अगर हम यहाँ देखें तो जो ठग थे आप देखते इसमें कि दोनों धर्मों के लोग थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे, और ये भी राह चलते किसी व्यक्ति को लूट लिया करते थे, उनकी बलि चढ़ा दिया करते थे देवियों को। तो ठग जो है बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रखा था। तो ठगों के उन्मूलन के लिए जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है कैप्टन स्लीमैन को नियुक्त किया था, और इन्हीं के नेतृत्व में जो है आपका ठगों का उन्मूलन का कार्यक्रम चला, और इसके तहत जो है 1500 से ज्यादा ठगों को गिरफ्तार कर दिया गया, उनको मार दिया गया। इस तरह से जो है भारत में ठगी प्रथा का जो है आपका उन्मूलन हुआ, जिसका श्रेय जो है कैप्टन स्लीमैन को जाता है। और इनको जो नियुक्त करने वाले जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। लगा है सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई। तो सती प्रथा जो कि जिस पर रोक जो है 1829 में लगाई गई थी। आप जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत में एक प्रथा चल रही थी सती प्रथा, जिसमें पति की मृत्यु के बाद जो है पत्नी को उसकी चिता के साथ जला दिया जाता था, और बहुत ही घृणित प्रथा थी।
और इसको रोकने का बहुत प्रयास भी हुआ। अगर आप देखेंगे तो प्राचीन काल से आपने देखेंगे तो पुर्तगालियों ने भी इसको रोकने का प्रयास किया, मराठों ने रोकने का प्रयास किया, अकबर ने इसको रोकने का प्रयास किया, ठीक है, तो कोई इसको रोक नहीं पाया। लेकिन 1829 में जो है राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाज सुधार था जो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो है आपका सती प्रथा का अंत हो गया, जिसमें बहुत ज्यादा सहयोग रहा था लॉर्ड विलियम बेंटिक का। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो देखिए इसमें केवल यहाँ पे पूछा है कि बंगाल से दासों के निर्यात को रोक की बात की गई है। अगर वैसे अगर बात पूछता कि दास प्रथा पर कब रोक लगाया गया, तो आपको पता होगा कि दास प्रथा पे जो रोक लगाई थी वह आपका 1843 में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में लगा दिया गया था। जब एलनबरो भारत के गवर्नर जनरल थे तो उनके शासनकाल के दौरान जो है आपका दास प्रथा पर रोक लगा दिया गया था। लेकिन चूंकि क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगाया गया, तो यह काम आपका किया गया था 1789 में। और वैसे अगर भारत में पूछेगा कि दास प्रथा पर कब रोक लगाया गया, तो 1843 में जो है दास प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन एक पॉइंट और है कि जो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, तो इस चार्टर एक्ट के द्वारा भी जो है दास प्रथा का उल्लेख इसमें किया गया था और कहा गया था कि दास प्रथा इलीगल है, लेकिन उसको रोकने का कानून जो है वो आपका 1843 में बना लॉर्ड एलनबरो के समय में। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो जैसा कि आप जानते हैं कि डलहौजी की एक नीति थी व्यक्तिगत का सिद्धांत या हड़प की नीति, और इसके लागू करने के लिए जो इन्होंने है गोद लेने की प्रथा पर पहले रोक लगा दिया। तो इसके माध्यम से जो है इन्होंने उन सभी राज्यों का ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। और रीजन क्या था कि उन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं था। तो बात यहाँ पे आती है कि इन्होंने इसके तहत जो यहाँ पे जो है कि वो बात कर रहा है कि कुशासन के आधार पे जो है आपका किसका विलय किया गया। तो जैसे देखिए क्वेश्चन है कि लॉर्ड अवध का अंग्रेज राज में विलय कैसे किया गया। तो अगर हम देखेंगे तो जो अवध के जो नवाब थे उस समय वाजिद अली शाह, उनके जो पुत्र का नाम था ब्रिजेश कादिर। जबकि गोद लेने की जो प्रथा पर रोक लगाई थी उसमें नियम यह था कि अगर उनका कोई संतान नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकते और उनके राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। लेकिन अवध के साथ ऐसा नहीं था। अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके एक पुत्र थे ब्रिजेश कादिर, तो यह नीति वहां लागू नहीं हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि कुप्रशासन के आधार पे जो है इन्होंने इसका विलय कर लिया। इन्होंने अफवाह उड़वाई कि जो नवाब वाजिद अली शाह है वो अच्छी तरह से प्रशासन संभाल नहीं पा रहे हैं, फिर जो है इन्होंने जो है आपका उसको विलय कर लिया। और इसके लिए जो रिपोर्ट तैयार की थी वो थी जेम्स आउट्रम ने रिपोर्ट बनाई थी, और एक तरह से पूरी तरह से फर्जी रिपोर्ट बनाई थी, ठीक है। जैसे इनसे पहले जो वहां पे कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया गया था, और स्लीमैन ने जो है रिपोर्ट बनाने से जब इनकार कर दिया तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया, उनके स्थान पे जेम्स आउट्रम को भेजा गया। और जेम्स आउट्रम ने वैसे ही रिपोर्ट बना की थी जैसा डलहौजी चाहता था, और उसी रिपोर्ट को आधार बना के जो है 1855 में जो है आपका अवध का विलय कर लिया गया। और उसके बाद जब विद्रोह हुआ 1857 का, तो उस समय जो वहाँ का रेजिडेंट था वो जेम्स आउट्रम नहीं था, उस समय वहाँ पे हेनरी लॉरेंस चले जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे, इनका एक नाम है अर्ल ऑफ डलहौजी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका लॉर्ड डलहौजी। अधोलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित है, ठीक है। तो इसमें सही बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो इसमें दिया हुआ है कि ठीक है, तो इसमें आपका बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो इसमें आपका देखिए सतारा का विलय। तो जब लॉर्ड डलहौजी ने अपना विलय की नीति स्टार्ट की तो उसने सबसे पहले जो है आपका सतारा का ही विलय किया था, और सतारा का जो विलय है वो आपका 1848 में कर लिया था। तो इसलिए जो है आपका ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। दूसरा फिर पंजाब का विलयन, जैसा हम जानते हैं कि जो आंग्ल और पंजाबों का आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसमें जो है आपका फाइनली 1849 में जो है पंजाब पराजित हो जाता है और उसका जो है विलय ब्रिटिश शासन में हो जाता है। तो ये भी आपका गलत है। तीसरा है अवध का विलयन। तो अवध का जो विलय है वो आपका जो है आपका सही है, क्योंकि अवध का जो विलय है वो आपका जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर 1856 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कर लिया जाता है। और झांसी का जो विलयन है, तो झांसी का जो विलय है वो आपका 1854 के आसपास में जो है कर लिया जाता है, क्योंकि जो महारानी लक्ष्मीबाई थी उनकी कोई
संतान नहीं थी, क्योंकि उनके जो संतान थी उनकी मृत्यु हो जाती है, और जब वह गोद लेती हैं तो उसको मान्यता देने से इनकार कर दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो सबसे पहले जो है इसका शिकार जो है वो आपका सतारा हुआ था। जैसा कि अभी बताया कि 1848 में जो है लॉर्ड डलहौजी ने सतारा का विलय कर लिया, फिर 1849 में जैतपुर और संबलपुर का विलय कर लिया। तो इस तरह से जो है इन्होंने आपका डलहौजी ने सबसे पहले जो किसी का शिकार किया था या सबसे पहले जो विलय किया था वो आपका सतारा का किया। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ, तो जो सिंध विजय है वो आपका संपन्न हुआ था 1843 में। जो है अंग्रेजों ने सिंध के साथ जो है सिंध का विलय कर लिया, और यह हुआ था आपका लॉर्ड एलनबरो के समय में, ठीक है। और यह आपका ब्रिटिश और जो अफगानी संघर्ष था उसके तहत जो हुआ था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई? तो ये अभी जानते हैं कि भारत में जो पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो 1853 में बिछाई गई थी, और 1848 से लेकर 1856 तक का जो कार्यकाल है वो लॉर्ड डलहौजी का है। तो भारत में जो पहली रेलवे थी वो आपका लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। बाकी अगर इसमें और गवर्नर जनरल को देखेंगे तो आप देखेंगे लॉर्ड कर्जन का जो इंपॉर्टेंस है वो बंगाल विभाजन से है, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, और लॉर्ड लिटन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इन्हीं के समय में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, जिसके तहत जो है इन्होंने देसी जो भाषाओं के जो पत्र थे या समाचार पत्र उन पर रोक लगा दी गई। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो यह आपका किया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के। और पहली जो रेलवे वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो पहली रेलवे जो है बंबई से ठाणे तक चली। अगला है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की स्थापना किसके समय हुई? तो पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना जो है आपका लॉर्ड डलहौजी के समय में की गई थी। और यही नहीं, लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली बार जो है सिविल सेवकों की जो नियुक्ति है वो लिखित परीक्षा पे आधार पर कराया गया, ये भी इन्हीं का देन है। रेलवे भी इन्हीं के समय में आया, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी इन्हीं के समय में आया। तो काफी सारे काम जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुए थे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो चूंकि यहाँ पे दिया कि किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया, तो देखिए विधवा पुनर्विवाह में को लागू कराने के लिए जो सबसे बड़ा योगदान था वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का था। तो उन्होंने एक प्रपोजल बना के लॉर्ड डलहौजी को दिया था, लेकिन 1856 में जो है उनका ट्रांसफर हो जाता है और 1856 में ही आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू होता है। तो एक तरह से जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को जो क्रियान्वयन करने का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड कैनिंग को ही जाता है। और लॉर्ड कैनिंग क्या है कि भारत के पहले वायसराय माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल के दौरान जो है 1857 में आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, जिसके बाद जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। और इसके समाप्ति के बाद जो है जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल के उसका नाम वायसराय कर दिया जाता है। इस तरह से जो लॉर्ड कैनिंग है वो भारत के पहले वायसराय बन जाते हैं। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो आपका वायसराय और गवर्नर जनरल से संबंधित है। आगे हम कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।